टी टी पी का नया जन्म क्यों और कैसे? सलीम साफी। आज का अखबार इदारती सफ़हा 24 दिसंबर 2022। इस्लामाबाद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से खुदकुश हमले के बाद अब इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि दहशतगर्दी की आग सिर्फ पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अगर हुकूमत और रियासती इदारों ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो खुदा नखास्ता हमें 2014 जैसे मनाजिर दोबारा देखने को मिलेंगे। वजह साफ जाहिर है कि हमारे पॉलिसी साजों ने अफगान और पाकिस्तानी तालिबान से मुताल्लिक मफरूज़ों और ख्वाहिशात पर मबनी एक पॉलिसी बनाई थी और फिर रियासती मशीनरी को बरोएकार लाकर दाएं बाजों की जमातों पीटीआई और दिफाई तज्जिया कारों के जरिए इसका इस कदर ढंडोरा पीटा गया कि हर पाकिस्तानी इस मफरूज़े पर यकीन करने लगा। वो मफरूज़ा ये था कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। टीटीपी को इराक़ और अफगान इंटेलिजेंस ने तख्लीक किया है। कुछ लोग उसे अमेरिका के खाते में डाल रहे थे, हालांकि टीटीपी के तमाम उमरा अमरीकी ड्रोन हमलों में निशाना बने थे, और ये कि जब अफगानिस्तान में हमारे दोस्त तालिबान को कामयाबी हासिल होगी तो टीटीपी जैसी तंजीमों का खुद बखुद खात्मा हो जाएगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी का जश्न दुनिया के जिस वाहिद मुल्क में मनाया गया वो पाकिस्तान था। इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इरशाद फरमाया कि अफगानों ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दें। पाकिस्तानी मीडिया इसी तरह जश्न मनाने काबुल पर हमला आवर हुआ जिस तरह के अमरीकी हमले के बाद मगरबी मीडिया वहां फातिहाना अंदाज में जा पहुंचा था। दूसरी गलती यह है कि हमारे पॉलिसी साज किसी मसले की रूट काज तलाश करते हैं और न इसे जड़ों से उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, और यही काम टीटीपी के सिलसिले में भी हुआ। मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए टीटीपी को वक्ती तौर पर दबाया गया था या फिर अफगानिस्तान धकेल दिया गया था, लेकिन यहाँ ये फिक्रा तकिया कलाम बना दिया गया कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, हालांकि कमर तो क्या टांग भी नहीं तोड़ी थी। टीटीपी को असल नुकसान अमरीकी ड्रोन्स ने पहुंचाया था और उनकी लीडरशिप में से किसी एक को भी मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान निशाना नहीं बनाया जा सका। मौलाना नेक मोहम्मद, बैत अल्लाह महसूद, हकीम अल्लाह महसूद और मौलाना फजल अल्लाह सब के सब ड्रोन हमलों में निशाना बने। फिजा में ड्रोन्स ही की मौजूदगी की वजह से टीटीपी की क़यादत का आपस में राबता और इकट्ठा होना मुश्किल हो गया था, लेकिन अमरीकी इनखला के बाद ड्रोन का खतरा न होने के बराबर रह गया। सवाल यह है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान टीटीपी दोबारा इतनी क़ुव्वत के साथ कहां से और कैसे नमूदार हुई। इसकी वजूहात दर्ज झेल हैं। एक, अफ़गान और पाकिस्तानी तालिबान एक जैसे अकायद और नज़रियात के हामिल हैं। उनके जिहाद और क़ताल के तसव्वुरात एक है। पाकिस्तानी तालिबान ने बंदूक अफ़गान तालिबान की हिमायत इक्तदा में उठाई। उनके अकाबिर को अपने अकाबिर और उनके अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। चुनांचे जब उन्होंने देखा कि तालिबान ने मुसल्लह जिदोजहद के जरिए अमरीका और नेटो जैसी ताकतों को शिकस्त दे दी तो फितरी तौर पर पाकिस्तानी तालिबान और दीगर मजहबी अस्करी ताकतों का मोराल भी बुलंद हो गया। 2, गुज़िश्ता सालों के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान कई धड़ों में तकसीम हो गई थी। अब्दुल वली उर्फ खालिद खुरासानी की क़यादत में जमात अल-अहरार के नाम से उन्होंने अलग ग्रुप बनाया था। हाफिज सईद, करम एजेंसी वाला वगैरह दाइश में चले गए थे वगैरह वगैरह। मुफ्ती नूर वली चूँकि कबायली महसूद भी हैं और पढ़े लिखे समझदार मुफ्ती भी हैं, इसलिए उनके अमीर बन जाने के बाद उन्होंने न सिर्फ तमाम धड़ों को दोबारा मुत्तहिदा किया बल्कि कई नए गिरोह भी टीटीपी में शामिल करा दिए। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और अभी कल ही मज़ार बलोच की क़यादत में बलोचिस्तान के मकरान से ताल्लुक़ रखने वाले एक गिरोह ने टीटीपी का हिस्सा बनकर मुफ्ती नूर वली की बैत की है। दूसरी तरफ इमरान खान की पूरी हुकूमत में इस इशू की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि मौजूदा वफाकी हुकूमत की तरजीहात में भी ये इशू बहुत पीछे रहा। हालांकि गुज़िश्ता साल के दौरान शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो कि टीटीपी ने पख्तूनख्वा में कोई न कोई कार्रवाई न की हो। 3, हमारे पॉलिसी साजों और मफरूज़ा साज तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तानियों को ये बावर कराया था कि टीटीपी को हामिद करज़ई और अशरफ गनी की हुकूमतों की पुष्ट पनाही हासिल है, लेकिन हकीकत ये थी कि 4000 के करीब टीटीपी के कारकुन, जिनमें बाजोड़ के मौलवी फ़कीर मोहम्मद जैसे अहम रहनुमा भी शामिल थे, अफ़गान जेलों में बंद थे, और जब अफ़गान तालिबान ने वहाँ की जेलें तोड़ दें
تو یہ لوگ بھی رہا ہیکر دوبارہ ٹی ٹی پی کی صفوں میں شامل ہیکر فعال ہو گئے۔ 4 گزشتہ سالوں کے دوران پاکستانی طالبان کونڑ، نورستان، پکتیا، ننگرہار اور خوست صوبوں کے غاروں اور پہاڑوں میں پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن طالبان کی فتح کی صورت میں انہیں پورا افغانستان میسر آ گیا۔ وہ اکٹھے بیٹھے۔ اب وہ آسانی اور آزادی کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر مشاورت اور منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، جبکہ اب قبائلی اضلاع اور سوات جیسے علاقوں میں بھی بڑی تعداد میں منتقل ہو گئے ہیں۔ 5 پاکستان کے مختلف علاقوں میں ٹی ٹی پی کے کارکن ہمدرد سلیپر سیلز کی صورت میں موجود تھے، لیکن قیادت کے ساتھ رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے تھے۔ افغانستان میں طالبان کی فتح کے بعد وہ بھی اٹھ کر افغانستان منتقل ہوئے اور اپنی تنظیم کے ساتھ دوبارہ فعال ہو گئے۔ 6 امریکی انخلا کے بعد ٹی ٹی پی کے وسائل میں بھی بہت اضافہ ہو گیا اور امریکہ کے چھوڑے ہوئے جدید ترین ہتھیار بھی ان کے ہاتھ لگ گئے، کیونکہ جن جن علاقوں میں ٹی ٹی پی موجود تھی یا مزاحمت کر رہی تھی، وہاں کا مال غنیمت ٹی ٹی پی کے حصے میں آیا۔ افغانستان سے امریکی انخلا اور وہاں پر طالبان کی امارات اسلامی کے اغاز کے بعد ٹی ٹی پی کا معاملہ نہایت تدبر اور حکمت کا تقاضا کر رہا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت میں بہت عجلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے لیول پر ٹی ٹی پی سے براہ راست مذاکرات کیے گئے، جن میں ان سے ایسے وعدے کیے گئے جنہیں پورا کرنا ناممکن تھا۔ حکومت کی تبدیلی کے بعد بھی المیہ یہ رہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ پشاور کے کور کمانڈر اور پختونخوا حکومت کے سپرد رہا اور وفاقی حکومت اس حوالے سے تماشا دیکھتی رہی۔ اب بھی اس معاملے میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ جیسی حکومتی شخصیات اور صوبائی حکومت کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تازہ ترین مثال بنوں میں سی ٹی ڈی سینٹر کی ہے۔ وہاں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور کئی دیگر قیدی یرغمال تھے۔ مختصر یہ کہ ہمارے حکمران اور سیاسی طبقات اس معاملے کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، بلکہ اسے صرف لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سمجھ کر فوج اور پولیس کے سپرد کر رکھا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ مسئلہ نہایت گمبھیر ہے، جو بھرپور سیاسی اور سفارتی کوششوں اور مختلف حکومتوں اور اداروں کے مابین ہم آہنگی لانے کا تقاضا کرتا ہے۔